कहानी की शुरुआत होती है एक जहाज से, जहां कुछ नाविक एक रहस्यमयी मूर्ति को ले जा रहे होते हैं। तभी आसमान से एक अजीब सी चील आती है, जिसकी चोंच में एक चमकता हुआ सोने का टुकड़ा होता है। नाविकों में से एक बिना कुछ सोचे सीधे धनुष बाण उठाकर चील पर निशाना साधता है। निशाना तो चूक जाता है, लेकिन चील के मुंह से सोने का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। कप्तान सिम्बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वह सोने का चमचमाता टुकड़ा उठा लेता है। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसके सामने एक ख्वांज हेलुसिनेशन उभरता है। एक रहस्यमयी युवती नाच रही होती है, जिसकी हथेली पर एक आंख का निशान बना होता है। कुछ ही क्षणों में वह लड़की गायब हो जाती है। नाविक इसे अपशगुन मानते हैं और सिम्बाद से कहते हैं कि इस सोने को फेंक दे, लेकिन सिम्बाद उनकी बातों को अनसुना करता है और उस सोने की प्लेट को गले में पहन लेता है। उसी रात वही रहस्यमयी लड़की एक बार फिर उसके सपने में आती है, लेकिन इस बार एक काले कपड़े पहना नकाब पोश आदमी उसे काले पर्दों में समेट लेता है। सिम्बाद की आंख खुलती है और वो देखता है कि समुद्र में तूफान आया हुआ है। बड़ी बड़ी लहरें उनके जहाज से टकरा रही हैं। नाव डूबने ही वाली होती है, लेकिन सिम्बाद चतुराई से उसे संभाल लेता है। हालांकि इस तूफान में उनका रास्ता पूरी तरह बदल जाता है। सुबह जब सूरज निकलता है तो वे खुद को एक ऐसे देश के पास पाते हैं जो किसी भी नक्शे में दर्ज नहीं है। जैसे ही सिम्बाद किनारे उतरता है, उसकी नजर उसी काले कपड़ों वाले आदमी पर पड़ती है जो उसके सपने में था। वह बिना देर किए अकेले ही उस रहस्यमयी टापू पर निकल पड़ता है। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा सुस्ताता है, लेकिन तभी वही नकाब पोश व्यक्ति उसकी बगल में आकर खड़ा हो जाता है। वह सिम्बाद से गले की सोने की प्लेट मांगता है और धमकी देता है कि अगर उसने नहीं दी तो उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। सिम्बाद उसकी तलवार देखकर डर जाता है और प्लेट उतारने ही वाला होता है, लेकिन तभी कुछ होता है और सिम्बाद तेजी से एक घोड़े पर सवार होकर भाग खड़ा होता है। वह सीधा एक रहस्यमयी किले की ओर दौड़ता है और जैसे ही किले के भीतर घुसता है, पीछे से नकाब पोश व्यक्ति रुक जाता है। वह कोई मंत्र पढ़ता है और किले का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिससे पीछा कर रहे सिपाही अंदर नहीं आ पाते। किले के भीतर सिम्बाद की मुलाकात एक रहस्यमयी मुखौटा पहने शख्स से होती है। जैसे ही वो शख्स सिम्बाद के गले में लटक रही प्लेट को देखता है, वह उसे शाही महल में आमंत्रित करता है। वो व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं था, वो इस राज्य का वजीर था। वो बताता है कि वह खुद भी कभी नकाब पोश काला जादूगर कुला का शिकार बन चुका है। उसी काले जादू से उसका चेहरा जल गया और उसे जिंदगी भर के लिए मुखौटा पहनना पड़ा। वह सिम्बाद को एक रहस्यमयी दीवार के पास ले जाता है। वहां राजा की मृत्यु से पहले छोड़ी गई दो चीजें होती हैं, एक दीवार पर बनी रहस्यमयी चित्र और दूसरी वह सोने की प्लेट जो वजीर के पास होती है। वह देखता है कि सिम्बाद के पास की प्लेट इससे बिल्कुल मेल खाती है। वजीर बताता है कि अगर तीसरी और आखिरी प्लेट मिल जाए तो वे बुलाओ क्वान यानी एक रहस्यमयी जीवनदायिनी शक्ति और असीमित ताकत पा सकते हैं। लेकिन दीवार पर बनी उस रहस्यमयी आकृति का अर्थ आज तक कोई नहीं समझ पाया था। तभी सिम्बाद दीवार के सामने एक दीपक की रोशनी करता है और जब प्लेट की परछाई दीवार पर पड़ती है तो वह उसी चित्र से बिल्कुल मेल खा जाती है। सिम्बाद बताता है ये कोई साधारण चित्र नहीं, ये एक समुद्री यात्रा का नक्शा है और अब वो तय करता है कि इस नक्शे पर बने चिन्हों को फॉलो करके वो इस रहस्य को सुलझाएगा। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यह सारी बातचीत एक रहस्यमयी चील सुन रही थी, वही जो पहले सोने का टुकड़ा लेकर आई थी। दरअसल वह चील कुला का भेजा हुआ जासूस थी और अब कुला को सब कुछ पता चल चुका था। वजीर फौरन चील को एक तीर मारता है और सिम्बाद उसे पकड़ने ही वाला होता है कि कुला काले जादू से उसे गायब कर देता है। अब सिम्बाद को जल्द से जल्द उस जगह पहुंचने की जरूरत है, इससे पहले कि कुला वहां पहुंच जाए। पर जैसे ही वह यात्रा पर निकलने वाला होता है, उसे एक सराय में एक लड़की दिखाई देती है, ठीक वैसी ही लड़की जैसी उसके सपने में आई थी, जिसकी हथेली पर आंख का निशान था। सिम्बाद हैरान रह जाता है। वह लड़की का नाम मैरी होता है। वह उसे भी अपने जहाज पर साथ ले लेता है। अब उनकी टीम तैयार हो जाती है। गोल्डन प्लेट्स की तलाश शुरू होती है, मगर वे नहीं जानते थे कि कुल्ला अब भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। एक दृश्य में वह एक मूर्ति के पास खड़ा होकर उसके साथ अजीब ढंग से छेड़छाड़ करता है। तभी मूर्ति की भुजा अचानक हिल जाती है। सिम्बाद और उसके साथी तुरंत आगे की यात्रा पर निकलते हैं और एक प्राचीन मंदिर में पहुंचते हैं। वहां एक रहस्यमयी महिला मंत्र पढ़ते हुए दो प्लेटों को जोड़ती है और तब एक स्वर्णिम प्रकाश के साथ एक दिव्य आत्मा प्रकट होती है। वह बताती है कि तीसरी और अंतिम प्लेट कहाँ है और उसे पाने से ही अमृता का झरना तथा असीम शक्ति प्राप्त हो सकती है। लेकिन उसी क्षण कुला मंदिर के बाहर पहुंच चुका होता है। वह एक रसायन से मंदिर के प्रवेश द्वार को ध्वस्त कर देता है। सिम्बाद और उसके साथी अंदर फंस जाते हैं। अब सिम्बाद एक टूटी दीवार से ऊपर जाने की योजना बनाता है।
वह एक लोहे की छड़ को सीधा करता है। साथ ही लोग अपनी कमर की बेल्ट्स निकालकर रस्सी बनाते हैं। सिम्बाद एक धनुष तैयार करता है और छड़ को ऊपर फेंकता है। छड़ मंदिर की छत में फंस जाती है और सिम्बाद उस पर चढ़ना शुरू करता है। जैसे ही वह बाहर निकलने वाला होता है, वही चील फिर से उसे गिराने आ जाती है। साथ ही धनुष उठाकर चील को मार गिराता है और सिम्बाद सुरक्षित बाहर आ जाता है। उधर कुल्ला तीसरी प्लेट की तलाश में एक जंगली जनजाति के क्षेत्र में पहुंचता है। वहां उसे पकड़कर फांसी देने की तैयारी होती है, लेकिन कुल्ला अपने काले जादू से फिर से एक मूर्ति को जीवित कर देता है। जनजाति के लोग उसे भगवान का अवतार समझकर उसकी पूजा करने लगते हैं। फिर कुल्ला मूर्ति से नाच करवाता है और जगह जगह प्लेट की तलाश करता है, लेकिन उसे तीसरी प्लेट नहीं मिलती। अब सिम्बाद और उसके साथी भी वहीं पहुंच जाते हैं। सिम्बाद अब कुल्ला से आमने सामने युद्ध के लिए तैयार होता है, लेकिन कुल्ला चालाकी से लड़ाई शुरू करने से पहले अपनी तलवार जीवित मूर्ति को थमा देता है ताकि वो सिम्बाद से लड़े। अब युद्ध सिर्फ तलवार का नहीं था, यह थी सत्य और काले जादू की अंतिम टक्कर। सिम्बाद और मूर्ति के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो चुका था, लेकिन मूर्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। सिम्बाद की ताकत उसके आगे कुछ नहीं थी। कुछ ही पलों में वो मूर्ति ने सिम्बाद को नीचे गिरा दिया। उसके साथी भी मिलकर प्रयास करते हैं, लेकिन मूर्ति के सामने किसी की एक नहीं चलती। मूर्ति धीरे धीरे सिम्बाद को पीछे धकेलते हुए एक ऊंचे मंच पर पहुंचा देती है। वहां भी सिम्बाद बहुत मुश्किल से मुकाबला कर पा रहा होता है। तभी ठीक उसी क्षण जब मूर्ति सिम्बाद पर अंतिम वार करने वाली होती है, साथ ही झपटकर मूर्ति को मंच से नीचे धक्का दे देता है। मूर्ति टकराकर चकनाचूर हो जाती है और उसी के साथ तीसरी सोने की प्लेट भी बाहर गिर जाती है। सभी को समझ आता है कि वो प्लेट इसी मूर्ति के भीतर छिपी हुई थी, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, काला जादूगर कुल्ला फिर से वहां पहुंच जाता है। वो स्थानीय आदिवासियों को आदेश देता है और सिम्बाद तथा उसके साथियों को बंदी बना लिया जाता है। कुल्ला अब तीनों प्लेट्स अपने पास रख चुका था और सिम्बाद को मारने का आदेश देता है। जैसे ही आदिवासी धारदार छुरा लेकर सिम्बाद की ओर बढ़ते हैं, अचानक उनकी नजर मैरी की हथेली पर बने आंख के निशान पर पड़ती है। वे अचानक शांत हो जाते हैं। फिर वो लोग मैरी को एक झूले नुमा टोकरा में रखकर गहरी खाई में उतार देते हैं और ऊपर से एक सींग फूंक कर वहां से भाग जाते हैं। खाई के भीतर से एक विशाल शरीर वाला जीव धीरे धीरे दिखाई देता है। वो था एक आधा इंसान आधा घोड़ा, यानी मनुष्य घोड़ा, सेंटोर। वो मैरी को हैरानी से देखता है और धीरे धीरे पास आता है। डर के मारे मैरी बेहोश हो जाती है। फिर वह सेंटोर मैरी को उठाकर अपने गुफा में ले जाता है। यह देखकर सिम्बाद भी बिना समय गंवाए उस खाई में लगी रस्सी से नीचे उतरता है और उस गुफा में पहुंच जाता है जहां मैरी को ले जाया गया था। इसी दौरान दूसरी ओर कुल्ला भी अमरता के झरने बूढ़ा जल तक पहुंच चुका होता है। वो मंत्र पढ़ते हुए उस गुफा को खोलता है, लेकिन लगातार काला जादू करने की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो एक प्लेट को उस झरने में फेंक देता है। इसी समय सिम्बाद भी वहां पहुंच जाता है और मैरी को ढूंढ निकालता है। दोनों वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि वे कुल्ला को झरने के पास देख लेते हैं। सिम्बाद धीरे से आगे बढ़कर बाकी दो प्लेट्स भी चुपचाप उठा लेता है। तभी कुल्ला पीछे मुड़ता है और हैरान रह जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। झरने की शक्ति से कुल्ला का चेहरा जवान हो चुका था। कुल्ला तुरंत फिर से मंत्र पढ़ता है और उसी पल वो सेंटोर वहां प्रकट होता है, हाथ में भारी डंडा लिए, और वह सिम्बाद पर टूट पड़ता है। डंडा सिम्बाद पर एक के बाद एक वार करता है। सिम्बाद की हालत बिगड़ती जाती है, लेकिन तभी एक नई ताकत गुफा में प्रवेश करती है, सिंह पक्षी ग्रिफिन। वो सीधा सेंटोर से भिड़ जाता है। सिंह पक्षी न्याय का प्रतीक होता है और सेंटोर अंधकार और अधर्म का। अब शुरू होता है अच्छाई और बुराई के बीच आखिरी युद्ध। दोनों शक्तियां टकराती हैं, लेकिन क्योंकि वे समान ताकत के प्रतीक थे, लंबे समय तक कोई जीत नहीं पाता। तभी कायर कुल्ला पीछे से आकर सिंह पक्षी के सिर पर वार करता है। घायल सिंह पक्षी नीचे गिरता है और सेंटोर उसे गला दबाकर मार डालता है। अब वह सिम्बाद और उसके साथियों की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो हमला करने वाला होता है, सिम्बाद सीधा उस पर छलांग लगाता है और तलवार से उसकी पीठ पर एक के बाद एक वार करता है। आखिरकार वह सेंटोर भी ढेर हो जाता है, लेकिन अब कुल्ला अदृश्य हो जाता है। उसकी परछाई भी दिखाई नहीं देती और सिम्बाद को अंदाजे से उसके हमलों से बचना पड़ता है। लड़ाई के दौरान कुल्ला झरने के पास दिखाई देता है और सिम्बाद वही मौका पकड़कर सीधा उसके शरीर में तलवार घुसेड़ देता है। झरने का पानी अब लाल हो चुका था। कुल्ला अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। अंत में झरने से एक सोने का मुकुट बाहर निकलता है। सिम्बाद वह मुकुट उठाकर मुखौटा पहने मंत्री के सिर पर रखता है और तभी एक चमत्कार होता है। मंत्री का चेहरा धीरे धीरे पहले जैसा सुंदर और शांत हो जाता है। वो अब बन चुका था नया राजा।
इस तरह से सिम्बाद और मैरी एक नई शुरुआत करते हैं। न कोई डर, न कोई काला जादू, बस खुशी और रोमांच से भरा एक नया जीवन। वीडियो अच्छा लगा? लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें।